नमस्कार। मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, कल हमने राजनीति शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के संदर्भ में परंपरागत राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। आज हम इससे आगे आधुनिक राजनीति शास्त्र के अर्थ, प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कल की कक्षा में हमने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीति शास्त्र के अंदर व्यवहारवादी क्रांति आई, उससे पहले का जो राजनीति शास्त्र है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का जो राजनीति शास्त्र है, उसको हम परंपरागत राजनीति शास्त्र मानते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति होती है, और उस व्यवहारवादी क्रांति के बाद जो राजनीति शास्त्र जिस रूप में प्रकट हुआ, उसको आधुनिक राजनीति शास्त्र कहा जाता है। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो परिवर्तन है, उन राजनीति शास्त्र के अंदर जो विकास हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उसका श्रेय जो हम देते हैं वो अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों को देते हैं। और खासकर शिकागो विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, जो प्रोफेसर थे, जो वहां का राजनीति शास्त्र का जो डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट के विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को ज्यादा से ज्यादा विज्ञान सम्मत बनाने पर बल दिया। और इस मुहिम का नेतृत्व भी शिकागो विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों ने किया। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है चार्ल्स मेरियम का। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। और इससे राजनीति शास्त्र में तार्किकता, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद, समाजशास्त्री जैसी में जो प्रयुक्त की जाने वाली वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया गया। तो ये जो आधुनिक राजनीति शास्त्र का है, इसका प्रेरणा स्रोत जो है वो माना जाता है मनोविज्ञान, जिसी की वजह से जो है व्यवहारवादी क्रांति भी बाद में प्रकट हुई। इसके अर्थ को परिभाषित अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, उसके आधार पर ही कोई धारणा हम बना पाएंगे। तो पहला जो इसका अर्थ परिभाषित किया जाता है वो इस रूप में किया जाता है कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। व्यवहारवादी जो विद्वान हैं वो राजनीति शास्त्र को मूलतः राजनीतिक विज्ञान वो मूलतः राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों तथा इसके संदर्भ में जो मानव जीवन की सामाजिक आर्थिक जो पक्ष हैं उनसे रिलेटेड अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। यानी मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन है कि मनुष्य होने के नाते मनुष्य जो राजनीतिक जीवन जीता है, उसके राजनीतिक जीवन जीते हुए जो क्रियाकलाप करता है, उसके राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाली और भी जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब राजनीतिक विज्ञान उसका अध्ययन करता है। तो उस रूप में इसके अर्थ को समझा जाता है। कैटलिन इस संदर्भ में बात कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित विषय है। दूसरा जो अर्थ किया जाता है वो शक्ति के संदर्भ में किया जाता है। इसका यहाँ ये मतलब हुआ कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र की केंद्रीय जो संकल्पना है वो शक्ति है। पूरी राजनीति जो है शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखी जाती है। इसलिए चार्ल्स मेरियम, लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मार्गेनथौ, ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हुए हैं जो ये मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। उसमें एक चुंबकीय आकर्षण है कि शक्ति के इर्द गिर्द जो है पूरी राजनीतिक व्यवस्था घूमती रहती है। इसलिए राजनीति शास्त्र का अर्थ उन्होंने शक्ति के अध्ययन के रूप में किया है। तीसरा जो अर्थ प्रकट किया वो है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। अमेरिका के राजनीति शास्त्री डेविड स्टर्न और आमंड ने राजनीति शास्त्र को राजनीतिक व्यवस्था शब्द दिया, और इसीलिए उन्होंने कहा राजनीति शास्त्र जो है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य, सरकार और सरकार की औपचारिक जो संरचनाएं होती हैं, विभिन्न उसमें जो इकाइयां काम करती हैं, उन सबको प्रभावित करने वाले जो अनौपचारिक तत्व होते हैं, चाहे जाति की भूमिका, धर्म की भूमिका, आर्थिक प्रभावों की भूमिका और अन्य जो पर्यावरणीय जो प्रभाव है, उन सब प्रभावों को इसके अध्ययन में, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में शामिल करते हुए राजनीतिक शास्त्र को समझने की कोशिश
चार्ल्स मेरियम और डेविड स्टन और आमंड जैसे विद्वानों ने की है। तो राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। एक चौथी जो धारा है वो है राजनीतिक शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इसमें खासकर नाम आता है हर्बर्ट साइमन का। ये एक तरह से जो है राजनीतिक शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था में जो है निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। कोई भी राजनीतिज्ञ कोई भी शासक जो है निर्णय कैसे लेता है, किन परिस्थितियों में निर्णय लेता है, उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उन निर्णयों का जनता पर व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये ही राजनीतिक व्यवस्था को क्रियाशील बनाती है। तो ये इस रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो ये एक सिस्टम काम करता है, उसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है, हमने 4-5 तरीकों से राजनीतिक शास्त्र को समझने की कोशिश की, आधुनिक राजनीतिक शास्त्र को, कि उसमें ये स्पष्ट होता है कि आधुनिक जो विचारक हैं वो राजनीतिक शास्त्र के व्यवहारिक पहलू पर ज्यादा बल देते हैं और व्यवहारिक पहलू के आधार पर ही राजनीतिक शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत न केवल राज्य बल्कि सरकार का अध्ययन तो आता ही है, साथ ही साथ वो मानवीय जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान के अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि जो मानवीय समस्याएं हैं वो राजनीति को प्रभावित करती हैं, जहां शक्ति, संघर्ष और नियंत्रण की प्रक्रिया भी अपने आप शामिल हो जाती है। तो इन तमाम पहलुओं के आधार पर राजनीतिक शास्त्र को समझने की आधुनिक राजनीतिक शास्त्र कोशिश करते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र और विकसित हुआ है परंपरागत राजनीतिक शास्त्र की तुलना में। अब वो क्षेत्र विकसित होकर कैसा हो गया है कि अब राजनीति की अनौपचारिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी अध्ययन में शामिल कर लिया गया। कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्र केवल औपचारिक संरचनाओं को, संस्थाओं को शामिल करते हैं, लेकिन आधुनिक राजनीतिक शास्त्र ने अनौपचारिक संरचनाओं और संस्थाओं को भी राजनीति के विषय मान लिए कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक संस्थाओं में जो अलग थलग विचार जो है उनके बजाय अनौपचारिक जो संरचनाएं और प्रक्रियाएं जो हो रही हैं उन सबको अपने अध्ययन का विषय मानते हैं। आर्थर बेंटले के अनुसार सरकारी संस्थाओं का आधार मनुष्य की गतिविधियां होती हैं और उसके समूह से निर्धारित होती हैं कि उस राजनीतिक व्यवस्था में जो समूह है, विभिन्न लोगों के समूह, जनता के जो समूह है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये गतिविधि जो है ये सब अनौपचारिक चीजें हैं, इनका कोई कानून में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तो इनका अध्ययन भी इसमें अब शामिल किए जाने लगा। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक शास्त्री जो है तथ्यों के अध्ययन पर अत्यधिक बल देते हैं कि आधुनिक राजनीति विद्वान जो हैं वो तथ्यों की वस्तुनिष्ठता के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण निकालने पर वो ज्यादा बल देते हैं। और इसलिए जो बेंटले जैसे विद्वानों की तो रुचि ही तथ्यों के संकलन करने तक ही सीमित रही कि वो ज्यादा से ज्यादा तथ्यों का संकलन करना चाहते हैं और उसके आधार पर ही वो राजनीतिक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में नई अवधारणाएं राजनीति की निकल कर आई, नई पद्धतियां, नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा। इसके साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि नई अवधारणाओं में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, ये नई अवधारणा निकल कर आई। नई तकनीकों में सांख्यिकी अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, आनुभाविक अध्ययन पद्धति, ये नई पद्धतियां निकल कर आई। तो इन टेक्निक्स के आधार पर जो है अब अध्ययन किए जाने लगे। एक जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ अब समाजपरक अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा। यानी मतलब इसका ये हुआ कि आधुनिक दृष्टिकोण की ये मान्यता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही जीता है और इसी रूप में जीना उचित भी होता है कि अगर आप समाज से कटकर आप कोई दूसरी जिंदगी जीते हैं तो वो कोई जीवन नहीं है। तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री केवल मनुष्य, राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो विशेष रूप से जो मनुष्य का जो राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक जो घटनाक्रम है, जो पर्यावरण है, उसका भी वो अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंदर शामिल कर लेते हैं कि भाई ये जो अलग अलग जो घटना क्षेत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, वो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है और उस व्यवहार को प्रभावित करने के आधार पर ही उसकी राजनीतिक समझ पैदा होती है। तो वो तमाम प्रकार का अध्ययन और उन तमाम प्रकार के विषयों को के सहयोग के संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। तो इस रूप में
राजनीति शास्त्र का डेवलपमेंट जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान में हुआ, और इसकी जो अध्ययन पद्धतियां थी वो मोटे तौर पर 4-5 अध्ययन पद्धतियों का मैं यहाँ नाम लूंगा। कि एक तो समाज वैज्ञानिक उपागमों का विकास हुआ, इसमें खासकर कॉम्टे और स्पेंसर जैसे समाज वैज्ञानिक जो थे उनका योगदान बहुत ज्यादा है। उन्होंने राजनीति शास्त्र में राजनीति के जो अध्ययन के लिए जो उपागमों की सार्थकता की बात कही कि भाई उपागम सार्थक होने चाहिए, तो समाज वैज्ञानिक उपागम सामने आए। दूसरा मनोवैज्ञानिक उपागम सामने आए। मनोवैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाने लगा कि मनोविज्ञान के जो नियम है उनके माध्यम से राजनीतिक व्यवहार को समझने की कोशिश अब की जाने लगी है। इसके अलावा अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण उभर कर आया। अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब जो पहले हम बात कर रहे थे उसी को यहाँ अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण नाम दिया गया है। इसमें कि राजनीति शास्त्री क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषण में अन्य जो समाज विज्ञान है और मनोविज्ञान में विकसित किए गए जो सिद्धांत है और जो उपागम है उनका सहयोग जो है राजनीतिक शास्त्र को समझने में किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य को, आज के मनुष्य को समझना है तो उसके अतीत को भी जानना जरूरी है, और उसका अतीत कब जानोगे, जब आप इतिहास को पढ़ोगे। इसके अलावा वो क्या है कि मनुष्य आर्थिक गतिविधि भी करता है, उसकी आर्थिक गतिविधियां उसकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं, तो उसकी आर्थिक गतिविधियों को जानने के लिए हमको अर्थशास्त्र का अध्ययन भी करना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव जब राजनीति पर प्रभाव डालता है, तो उसके लिए आप मनोविज्ञान का अध्ययन करोगे। मनुष्य किस परिवेश में रहता है, किस समाज में रहता है, उस समाज का क्या प्रभाव है, क्या उसके मूल्य संस्कृति है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो इसके लिए आप समाज शास्त्र का अध्ययन आपको करना चाहिए। तो ये राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर अध्ययन करने पर बल देता है, और ये राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़ना और जोड़कर अध्ययन करना, इसी पद्धति को, इसी विधि को बोला जाता है अंत्य अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी एक विषय को दूसरे विषयों के साथ जोड़कर दूसरे विषयों के संदर्भ में समझने की कोशिश। चौथी जो अध्ययन पद्धति विकसित हुई वो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति, जिसको ऊपर अलग से भी हमने अध्ययन किया। कि व्यवहारवादी आधुनिक राजनीति शास्त्री ये कह रहे हैं कि मनुष्य का व्यवहार जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए जो टेक्निक्स साइकोलॉजी में अपनाई जाती हैं, अन्य विधाओं में अपनाई जाती हैं, उनका भी प्रयोग जो है राजनीति में किया जाना चाहिए। तो इसके लिए इंडेक्स, ग्राफ, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल जैसी जो मनोविज्ञान, समाजशास्त्री जो अध्ययन पद्धतियां हैं, उनकी टेक्निक्स को, उनके टूल्स को जो है राजनीति शास्त्र के अंदर प्रयुक्त करने पर ये लोग बल देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है आधुनिक राजनीति शास्त्र का क्षेत्र विकसित हुआ और इसकी परिभाषा में वृद्धि हुई, विकास हुआ। अब हम ये देखते हैं आधुनिक राजनीति शास्त्र की विशेषता क्या है। इस अर्थ के आधार पर, इस क्षेत्र के विकास के आधार पर हम देखें इसकी मोटे तौर पर विकास, इसकी विशेषता क्या उभर कर आती है। तो पहली इसकी विशेषता है कि ये वैज्ञानिक बन गया है। हमारा विषय विज्ञान की तरफ उन्मुख हो गया है। ये परंपरागत राजनीति शास्त्री जो है वो दर्शन शास्त्र पर दार्शनिक अंदाज का विषय है। आधुनिक राजनीति शास्त्री, आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारे विषय में एक वैज्ञानिकता बढ़ गई है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि अध्ययन मुक्त अध्ययनों पर बल दिया जा रहा है, मूल्य मुक्त अध्ययनों पर बल दिया जा रहा है। कि जो आधुनिक राजनीति शास्त्री इस बात पर बल दे रहे हैं कि जो अध्ययन करता है, जो विश्लेषण करता है, वो किसी मूल्य से, किसी विचार से, किसी धारणा से प्रभावित होकर अध्ययन नहीं करे। कि जो फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, जो फैक्ट के निष्कर्ष हैं, उस निष्कर्षों के आधार पर ही अपनी धारणा बनाए। अपने खुद के निजी विचारों को अपने अध्ययन पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसको बोलते हैं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, मूल्य मुक्त अध्ययन। दूसरा अनुशासनात्मक अध्ययन, जैसा भी बात की कि राजनीति शास्त्र को अन्य विषयों, अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषय जो है उनके साथ जोड़कर अध्ययन करना, यह है अनुशासनात्मकता। इसके अलावा नई शब्दावलियों का विकास हुआ, जिसमें मैंने पहले भी कहा राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, संस्कृति, ये नई अवधारणाएं अब डेवलप हुई है राजनीति शास्त्र के अंदर। शोध और सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंधों की बात अब की जाने लगी है। आधुनिक राजनीति शास्त्री ये कह रहे हैं कि शोध जब किया जाता है तो उसके जो निष्कर्ष हैं और निष्कर्षों के आधार पर जो सिद्धांत निकलते हैं उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। वो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, अन्यथा वो निरर्थक हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात आई कि भाई शोध किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, उसमें संबंध होना चाहिए। और दूसरा यथार्थवादी और व्यवहारवादी अध्ययन बना कि जो रियलिस्टिक स्टडी अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा, व्यवहारवादी अध्ययनों पर बल दिया जाने लगा।
तो इससे कुल मिलाकर जो है ये विकास, राजनीति शास्त्र का विकास हुआ और वो आधुनिकता की तरफ उन्मुख हुआ, वैज्ञानिकता की तरफ उन्मुख हुआ और व्यवहारवादी विषय बनने के प्रयास उसमें हुआ और इसी की वजह से जो है व्यवहारवादी आंदोलन डेवलप हुआ। तो ये एक ऑल ओवर जो है हमने आधुनिक राजनीति शास्त्र और परंपरागत राजनीति शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर समझने की कोशिश की और उससे ऑल ओवर हमको राजनीति शास्त्र का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र समझ में आया और इसमें यह समझ में आया कि इसके अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र को हम आधुनिक और परंपरागत संदर्भ में ही स्पष्ट कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इसके आधुनिक राजनीति शास्त्र के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र को समझने की कोशिश की। तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे परंपरागत और आधुनिक राजनीति शास्त्र के बीच में अंतर क्या है, यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।